नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। ये रेस की एक सीरीज चल रही है जो मेंस एसएससी के जो मेंस के एस्पायरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को बारीकी से समझो, क्लोज टेस्ट पैसेज कैसे करने हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस करके चलो। और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस को टेक्निकली थोड़ा सा स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला आता है आपका पैसेज है। देखो पैसेज के लिए मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि कोशिश तो ये करो कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़ लो। इसमें बोला अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच डज फेलिंग टू ट्रूली लिव वाइल वी आर लिविंग मीन्स अलाइव मीन्स। वो कह रहा है कि सही तरीके से जीना में असफल होना, फेलिंग मतलब असफल हो जाना, एक सच्चा जीवन जीने में जब हम सचमुच में जिंदा हों, कि हम जिंदा हैं लेकिन एक सच्चा जीवन हम नहीं जी पाए हैं, उसका मतलब क्या है। तो देखो इस लाइन को ढूंढ लो, इसमें कहीं भी मिल जाएगा। द सैडेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जो कहता है जीवन का सबसे दुख भरा हिस्सा, वो ये नहीं है कि हम मर गए, इन द एक्ट ऑफ डाइंग, वो मरने में नहीं है, कि सबसे जीवन का सबसे बड़ा दुख मरने में नहीं है, बट फेलिंग टू ट्रूली लिव वाइल वी आर अलाइव। देखो आंसर मिल गया ना आपको, यहां से लाइन उठा लीजिए, ठीक है। और इसके एक लाइन इधर एक लाइन इधर, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या लिख रखा है इसने, एंड अप थिंकिंग ऑफ डेथ ऑफ ऑल लाइव्स, कि मृत्यु के बारे में सोचना ही बंद कर दें। वो कह रहा है ना, जीवन में जिंदा रहते हुए हम अच्छे तरह से जीवन नहीं जी पाए, असफल हो जाए जीवन को जीने में, इसका मतलब क्या है कि हम सोचना ही बंद कर दें डेथ के बारे में। नेवर लेटिंग द फुलनेस ऑफ अवर ह्यूमैनिटी सीइंग द लाइट ऑफ डे, कि हम देख ही नहीं पाते हैं जीवन की पूर्णता को, मानव जीवन की पूर्णता को हम देख ही नहीं पाते हैं जिंदा रहते हुए भी। तो देखो ये हो सकता है, बाकी अपना लाइन ढूंढ लीजिए। टू मैनी ऑफ अस स्मॉल विद लिव नेवर लेटिंग द फुलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी सी द लाइट ऑफ डे। आंसर ये हो गया, खत्म बात, ठीक है ना। तो लाइन ढूंढो, उसके आगे पीछे से आंसर मिल जाएगा। सेम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस टाइटल वाले को भी बताऊंगा, इसे होल्ड करते हैं फिलहाल। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टुक टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय नाम है एक का, 40 ईयर्स टू डिस्कवर, उसने 40 साल किस चीज को पाने में लगा दिए। लाइन ढूंढ लो, मिल जाएगी। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना, थोड़ा तेजी से कैसे कर सकते हैं। देखो ये रहा, टॉल्स्टॉय पुट इट वेल व्हेन ही रोट। टॉल्स्टॉय ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा जब उसने लिखा कि विल लिव फॉर आवरसेल्व्स ओनली व्हेन वी आर फॉर अदर्स। हम अपने लिए तभी जी सकते हैं जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। और इट टुक मी 40 ईयर्स टू डिस्कवर, और इसको पाने में, इस बात को समझने में मुझे 40 साल लग गए। द सिंपल पॉइंट ऑफ विजडम, लगभग 40 साल इस बात को समझने में लग गए। तो देखो इसने क्या किया, सिंपल पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल लिव फॉर अवरसेल्व्स ओनली व्हेन विल लिव फॉर अदर्स, ये आंसर मिल गया आपको। लाइन ढूंढो, क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज सक्सेस। वो कह रहा है कि इस पैसेज के हिसाब से सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, ठीक है। सक्सेस कैन नॉट बी परस्यूड, सक्सेस को हम फॉलो नहीं कर सकते, सक्सेस का, कामयाबी का भी पीछा नहीं किया जाता। सक्सेस इज एन अनइंटेंडेड, ये बिना सोची समझी चीज होती है, इसको इरादे से नहीं ला सकते। येट इनएविटेबल, लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है, बाय प्रोडक्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट मिलती है आपको, ऑफ ए लाइफ स्पेंट एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जीवन को सब कुछ देते रहो, दूसरों के जीवन की मदद, दूसरों के लोगों की मदद करते रहो। अगर दूसरों की मदद में अपने जीवन को खर्च कर दिया जाए तो सक्सेस मिलेगी जरूर, लेकिन इरादे करके सक्सेस नहीं मिलती है। अब देखो लाइन ढूंढ लो, कहीं भी आपको मिल जाएगी। देखो सक्सेस ये लिखा हुआ, सक्सेस ensues and follows your into your life, कामयाबी जो होती है वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आती है, as the unintended yet inevitable by product of a life spent enriching the lives of other people। भाई यही आंसर है, खत्म बात, ठीक है ना। अच्छा ये भी लिखा हुआ है, 40 ईयर्स टू डिस्कवर दैट सक्सेस कैन नॉट रियली बी परस्यूड, कामयाबी को सचमुच में पीछा नहीं किया जा सकता, लेकिन कामयाबी जो है, सक्सेस, ये इसका मेन इंपैक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर यही जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना। आगे देखो एक क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड मदर टेरेसा लर्नड, उसने क्या सीखा था, द हार्ड वे इन हर लाइफ। मदर टेरेसा ढूंढ लो कहाँ है भाई, लाइन मिल जाएगा। ये रही, मदर टेरेसा ए ग्रेट लीडर ऑफ ह्यूमन हार्ट्स इज एवर देयर वाज स्ट्राइविंग आई हैड मिस्ड आउट ऑन लिविंग, नहीं ये लाइन आ गई, सॉरी। was one said it best, क्या कहा था, देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स ओनली स्मॉल एक्ट्स डन विद ग्रेट लव, कि कोई भी बड़े महान काम नहीं होते हैं, छोटे छोटे काम
जो प्रेम से किए जाए, प्रेम के लिए किए जाए, वही महान बन जाते हैं। तो ढूंढ लो कहाँ है, दैट देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स ओनली स्मॉल एक्ट्स आर डन विद, भाई यही तो है, खत्म बात। कुछ नहीं रखा पैराग्राफ में, बड़े पैराग्राफ को देख के अगर तुम उसे करने बैठोगे तो भाई फंस जाओगे। आप अपनी लाइन को ढूंढिए, आंसर मिल जाएगा, और 2 5 7 मिनट का खेल है सारा का सारा, ठीक है। अब इसका टाइटल पूछा था, तो देखो ये टाइटल क्या कह रहा है, आप इसे इन क्वेश्चन से अंदाजा लगा लो। इसमें कह रहा है कि दूसरों के लिए जीना ही खुद के लिए जीना है। हम दूसरों के लिए जीते हैं तो अपने लिए जी सकते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि अच्छे जीवन को जीते हुए भी हम फेल हो जाते हैं जीवन में, तो कारण यही है कि हम मानवता की संपूर्णता को नहीं देख पाते हैं कि मानव जीवन वास्तव में संपूर्ण क्या है। और मदर टेरेसा भी ये कह रही है, क्या कह रही है, कि जीवन में महान काम कुछ नहीं होते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे प्रेम के प्रति किए हुए कार्य और प्रेम से किए हुए कार्य ही महान बन जाते हैं। तो ये टाइटल कौन सा हो सकता है, ट्रू हैप्पीनेस एज एक्सपीरियंस्ड बाय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो एक टाइटल छोटा सा एग्जाम्पल आगे, ये तो बनेगा नहीं। 40 years ऑफ डिस्कवर टॉसली, ये भी नहीं बनेगा। लर्निंग इज द हार्ड वे, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, लिविंग ट्रूली, सचमुच में जीना। जीना सचमुच में क्या है, तो लिविंग ट्रूली, टाइटल ये बन जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे कर लीजिएगा, बाकी से पढ़ के देखो, पढ़ोगे तो टाइम जाओगे, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो समझ गए ना मैं क्या कहता हूँ। एक और देखिए, ये भी लंबा सा पैराग्राफ है। क्वेश्चन देखो, टू राइट वेल, अच्छे लिखना के लिए ए पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन, एक आदमी को किस चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखो, टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। अब देखो, डीलिंग विद ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट लिविंग एनीथिंग आउट, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मिल गया ना आंसर आपको, क्या आना चाहिए, राइट वेल अच्छे लिखने के लिए क्या आना चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए लॉजिकली और क्लियरली सोचने की। ये आ गया। आगे देख लो, एंड यू कैन नॉट डू दिस, और तुम नहीं कर सकते इस काम को जब तक कि तुम थिंक नहीं करोगे क्लियर एंड लॉजिकली। तो अच्छे से ढंग से लिखने के लिए तुम्हें अच्छे से समझना, लॉजिकली लिखना आना चाहिए, और ये तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम क्लियर और लॉजिकल सोच नहीं पाओगे। तो वो ये ना, अच्छा लिखने के लिए तुम्हें अच्छा सोचना पड़ेगा। आंसर मिल गया, खत्म बात। अगला क्वेश्चन आइए। शुरुआत में इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज, शुरुआत में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट आ जाएगा इनिशियली। ये देखो, एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट्स वेरी डिफिकल्ट, शुरुआत में तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। कहाँ दिक्कत आएगी, एट पॉइंट टू बी लिविंग यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, कुछ ना कुछ होगा। ए गुड डिक्शनरी इज नॉट यूज्ड, ठीक है ना। एक लिखा एड्स टू करेक्ट राइटिंग आर नॉट नॉन, एक लिखा आइडियाज ओकर विदाउट एनी सीक्वेंस, और एग्जैक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स आर नॉट नॉन, कि शुरुआत में लिखने में दिक्कत क्या आती है। तो ये लिखा ना, एट फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप थॉट्स आर वेरी डिफिकल्ट, शुरू में स्टेप बाय स्टेप थॉट्स बड़े मुश्किल से आते हैं। तुम्हें मुसीबत होगी अपने माइंड को कंसंट्रेट कराने में, सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज में ऑकर टुगेदर, एक दूसरे से बिखरे हुए आइडियाज आ सकते हैं। तो आइडियाज ऑकर विदाउट सीक्वेंस, मिल गया ना, सेवरल डिसकनेक्टेड या अनकनेक्टेड आइडियाज में ऑकर टुगेदर, अनकनेक्टेड आइडियाज एक साथ आ सकते हैं, यानी कि सिंपल पॉइंट क्या जाएगा, आइडियाज ऑकर विदाउट एनी सीक्वेंस। थोड़ा सा पॉइंट देखो, ट्रिक समझो, क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, इनको करने की हैबिट बना लीजिए, इससे डर के मत भागिए। एक और क्वेश्चन देखो, पैसेज के अकॉर्डिंग राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, एक राइटिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, थिंकिंग लॉजिकली, राइटिंग क्लियरली, अंडरगोइंग ट्रेनिंग, और रीडिंग वाइडली, वाइडली पढ़ के। तो कैसे हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो, बट प्रैक्टिसिंग विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल, ये तो कंसंट्रेशन के लिए बढ़िया इसमें। आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वोकेबलरी एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल, ये तो पूछ रहा ना राइटिंग स्टाइल, राइटिंग को स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यू शुड रीड वाइडली, खत्म बात, रीडिंग वाइडली, यही ऑप्शन जाएगा, रीडिंग वाइडली। अब देखो, इसमें बच्चे घूम जाते हैं कई बार कि जी ये भी लिखा ये भी लिखा, लाइन ढूंढिए, उसने कहा क्या कहा है, टू इम्प्रूव योर स्टाइल, अपनी शैली इंप्रूव करने के लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए वाइडली, डिक्शनरी के लिए इंप्रूवमेंट के लिए, बाकी जो चीज़ है नहीं, यही जाएगा डी ऑप्शन। एक और देखो, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस, जो फेमस राइटर रहे हैं वो बहुत कामयाब हुए हैं, बाय किस चीज़ से कामयाब हुए हैं, तो फेमस राइटर्स ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, तो वहां से लाइन उठा लेना, फेमस राइटर्स ये रहा, इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर्स
इंस्पिरेशन इज रेयर, वो कह रहा है कि इंस्पिरेशन नहीं मिलता है फेमस राइटर्स को। सम सेड द राइटिंग इज, आगे भी पूरा उठा लो, ऑलवेज रिमेंबर दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास बहुत जरूरी होता है। इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल, अच्छा लिखना सीखना चाहते हो, इट इज नो गुड, कोई काम का नहीं है वेटिंग, इंतजार करना, अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट, कि एक इंस्पिरेशन का इंतजार करो लिखने से पहले कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। फेमस राइटर्स को मोटिवेशन नहीं मिला। देखो, यूजिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्स प्रॉपरली, डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, फॉलोइंग ओनली वन आइडिया, वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। तो कोई इंस्पिरेशन का तो पॉइंट आएगा नहीं, वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन नहीं होगा। डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, के अपनी जो भी स्किल है उन स्किल में क्या करें, वो उन स्किल को संवारते रहें, अपनी जो भी काबिलियत है उस काबिलियत को, तो वही तो कह रहा है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा बात ये याद रखो कि रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। ठीक है ना। फेमस राइटर्स ने भी इंस्पिरेशन पे ध्यान नहीं दिया। समवन सेड दैट राइटिंग इज 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन, सो सूनर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योर राइट, ये आ गया, अपने डिसिप्लिन पे रहो। लिखना है तो लिखना है, धीरे धीरे लिखने की हैबिट बना लो, प्रोग्रेस हो जाएगी। तो डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ टू राइट, बड़े से बड़े राइटर भी क्या करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन के थ्रू लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ऑल दी फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम वही, बिल्कुल सटीक। सारों का मतलब है एग्जैक्ट जैसा है सिवाय एक के। तो प्रिसाइज, वेरी, एक्यूरेट, इरेक्ट। प्रिसाइज का मतलब भी बिल्कुल सटीक होता है, वेरी का मतलब भी सटीक होता है, एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है, इरेक्ट नहीं होता। इरेक्ट होता है किसी चीज को खड़ा करना, तो इसमें इरेक्ट वर्ड चला जाएगा, ये तीनों से अलग है इरेक्ट। समझ गए। 10 मिनट में पैराग्राफ होके खत्म हो जाते हैं। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा लगा है क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ा। अगर ये पैराग्राफ एक एक्सपीरियंस बंदे के सामने आते हैं तो वो इन्हें 2 4 5 मिनट में उड़ा देता है, और नहीं तो आप पैराग्राफ अगर पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा कि आपने आधा घंटे में तो पैराग्राफ ही नहीं पढ़े जा रहे भाई आप। तो पैराग्राफ पढ़ के नहीं होगा, पैराग्राफ ट्रिक्स होगा। ये जो है क्लोज टेस्ट, ये पढ़ के होगा। देखो, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है जीवन के लिए। पृथ्वी, ऑन अर्थ, इनटू अर्थ, इन अर्थ, ऑन अर्थ। ऑन अर्थ आएगा। पृथ्वी पर नाइट्रोजन एक बहुत जरूरी चीज है। अब ये आगे क्या लिखा है देखो, इट इज ए कंपोनेंट, ये एक तत्व है, ऑफ ऑल प्रोटीन, ये पूरे प्रोटीन का एक समुच्चय है। एंड इट कैन बी इन ऑल लिविंग सिस्टम्स, और सभी जीवित चीजों में ये पाया जा सकता है। इट कैन बी के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, इट कैन बी फाउंड। अब देखो, फाउंड का मतलब होता है पाया जाना, और फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। ये दोनों वर्ड अलग अलग हो जाएंगे, तो स्थापना नहीं हो रही है, पाया जाता है हर एक लिविंग सिस्टम में, तो फाउंड आ जाएगा, इट कैन बी फाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं आर, वो क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा। हाँ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। नाइट्रोजन तत्व कंपाउंड जो है वो उपस्थित हैं हर एक ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे कि भोजन में, फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामग्री में, पॉइजन में, जहर में भी है, खाने पीने की चीजों में भी है। नाइट्रोजन इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है टू लाइफ, जीवन के लिए। अच्छा, क्रूशियल के साथ हमेशा टू चलता है, भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन क्रूशियल टू लाइफ इन एक्सेस। अब देखो, उसने कहा नाइट्रोजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अधिक मात्रा में ये हो भी सकती है, तो लेकिन अधिक मात्रा में, बट कॉन्ट्रास्ट में चलेगा। हम तुरंत यहाँ से कॉन्ट्रास्ट में गए कि नाइट्रोजन जीवन के लिए क्रूशियल है, लेकिन इसकी अधिकता क्या हो सकती है, कैन ऑल्सो बी, क्या हो सकती है, टू द एनवायरमेंट, इस माहौल के लिए, इस वातावरण के लिए इसकी अधिकता क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, हार्मफुल। सिंपल है, समझ गए ना, आसानी से इसे कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एमेनेबल, इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। देखो, एमिनेबल जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को आसानी से मान जाता है। ध्यान रखना, ये किसी भी चीज को आसानी से मान जाएगा, ज्यादा झगड़ा नहीं करता है, मिलनसार होता है, और ये किसी काम को करने के लिए इच्छुक भी होता है। आप इसे इच्छुक भी कह सकते हैं, या फिर मानने वाला भी कह सकते हैं। मानने वाला, ये आदमी किसी बात को मान जाता है। अब इसका पूछ रहा अपोजिट, एक्विजिंट, डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्टफुल होता है जिस पे भरोसा नहीं कर सकते आप, भरोसा तोड़ देता है आदमी। इनअटेंटिव होता है जो सचेत नहीं है, मतलब अटेंटिव नहीं है, जागरूक नहीं है, आलसी है, इनअटेंटिव हो जाता है। एक्विजिंट का मतलब होता है एक टाइप से जो किसी बात को मान लेता है,
जिज्ञासा रखने वाला आदमी होता है। और अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, कि इसे उस काम की इच्छा नहीं है, ये उस काम को करना नहीं चाहता है। तो ये अपोजिट यही वर्ड जाएगा भाई इसका। और स्टूडेंट्स का सभी का लगभग यही ठीक होता है, ठीक है ना। तो एक्विजिट मतलब बात को मान जाता है, सहमत हो जाता है। डिस्ट्रस्टफुल, हिम्मत तोड़ देगा, दिल तोड़ देगा आपका, भरोसा तोड़ देगा। इनअटेंटिव, जो उस काम को नहीं कर रहा है, अटेंटिव नहीं है। और अनविलिंग, अनिच्छुक है। तो इच्छुक का अनिच्छुक, ये मान जाएगा इसकी इच्छा नहीं है उस काम को करने की। अपोजिट वर्ड क्या जाएगा, ये वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम ही पूछा है ना। हाँ इसका भी, एक मिनट, डायरेक्शन ऊपर लिखिए, अपोजिट पूछ रहा है, सॉरी अपोजिट। तो निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। अब कंजूस का अपोजिट क्या होगा, देखो एवरिसियस जो होता है इसका मतलब होता है लालची। अब जो कंजूस आदमी है वो एक तरीके से लालची ही होगा, उसे पैसे का लालच होगा, तभी तो पैसे खर्च नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं जा सकता, ये तो सिनोनिम हो गया इसका। एक्स्ट्रावेजेंट होता है खर्चीला। माइजरली का मतलब भी होता है कंजूस, तो ये भी नहीं होगा। और जेनरस का मतलब होता है खुले दिल से। तो इसका अपोजिट सही जो जाएगा, बच्चा ज्यादातर जो है इसको कर दिया, एक्स्ट्रावेजेंट। देखो कंजूस होता है जो चीजें खर्च नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्स्ट्रावेजेंट होता है ज्यादा खर्च करने वाला। अब एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची जो होता है वो कंजूस का अपोजिट नहीं है, कम खर्चीले का है, ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूँ ज्यादा खर्चीला तो उसका उल्टा होता है कम खर्चीला, कंजूस नहीं होगा। कम खर्च करने वाला कंजूस नहीं होता, एक होता है कम खर्चीला, एक होता है ज्यादा खर्चीला। तो ये जो वर्ड है ये फ्रूगल का अपोजिट हो सकता है, कम खर्च करने वाले का हो सकता है, कंजूस का नहीं होता। कंजूस तो खर्च ही नहीं करता, समझ गए। तो कंजूस का जो सही अपोजिट जाएगा वो होगा जेनरस, ये होता है दरिया दिल, दयालु। ये तो भाई साहब पैसे दे देता है किसी को भी, 100 रुपए की जरूरत हो 100 दे देगा, 1000 की जरूरत हो 1000 की दे देगा, पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ज्यादा खर्च का अपोजिट क्या है, कम खर्चीला। कंजूस का अपोजिट क्या है, जो तुम पे मेहरबानी करे, तुम पे पैसा खर्च कर दे। कंजूस आदमी जरूरत की जगह भी खर्च नहीं करता है। तो कंजूस वो है जो जरूरत की जगह भी खर्च ना करे, समझो ध्यान से। जो कम खर्च करे उसका अपोजिट है ज्यादा खर्च वाला। जो जरूरत की जगह भी खर्च ना करे वो कंजूस है। इसका अपोजिट क्या होगा, जरूरत की जगह खर्च करने वाला। तो जेनरस जो होता है वो जरूरत की जगह पे खर्च करेगा, और कंजूस जरूरत की जगह पे भी खर्च नहीं करेगा। सी ऑप्शन जाएगा अपोजिट में। अब देखो यहाँ पूछ रहा है सिनोनिम, पूछ रहा है फिक्शनल, ये होता है काल्पनिक। फिक्शनल क्या होगा, काल्पनिक। तो इसका सिनोनिम देखो, जेन्युइन, फैंसीफुल, ऑथेंटिक, रियल। ये तीनों वर्ड जो हैं, इन तीनों का मतलब होता है वास्तविक, उचित, सही। और फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक, तो फिक्शनल का क्या जाएगा, काल्पनिक। फैंसीफुल का काल्पनिक हो जाएगा, फैंसीफुल काल्पनिक, ठीक है ना। फिक्शनल काल्पनिक, सिनोनियम बच जाएगा ये। बाकी ये तीनों अपोजिट है, ठीक। नेक्स्ट, पॉम्पस, POMPOUS। पॉम्पस होता है जो घमंड में फूला हुआ आदमी है, जो बहुत ही अपने ऊपर घमंड करता है, उसे पॉम्पस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, प्रिटेंशियस, दिखावटी होता है प्रिटेंशियस, जो प्रिटेंड करता है। सपोर्टिव, सहायक होता है, ये आदमी है जो सहायता करेगा। डिमांडिंग, ये आपसे कुछ ना कुछ मांग करने वाला होगा, मांगने वाला। और फ्लैशी होता है एक टाइप से, ये भी एक टाइप से चमक दमक वाला होता है, चमक दिखाने वाला। एक ऐसा आदमी जो अपनी चमक दमक दिखाता रहता है। तो देखो पॉम्पस का मतलब होता है घमंडी, और घमंडी का जो अपोजिट यहाँ पे कुछ बच्चे करके आए फ्लैशी। एक ने कर दिया डिमांडिंग, नहीं भाई। घमंडी पॉम्पस होता है, पॉम्पस दिखावटी भी होता है, एक ऐसा आदमी जो चीजों को दिखाता रहता है, दिखावटी रहता है, अपने पैसे पे घमंड करता है, ठीक है ना। शो ऑफ करने वाला आदमी पॉम्पस होता है। तो शो ऑफ करने वाले का सिनोनिम क्या जाएगा, प्रीटेंशियस। ये प्रिटेंड वर्ड से बना है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा। तो प्रिटेंशियस यहाँ पे वर्ड आपका चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला वर्ड देखो, इसका भी तुम्हें सिनोनिम बताना है। ट्राइवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है, इसे ट्राइवियल बोलते हैं, इसका मतलब होता है मामूली, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। जो हल्की मोटी चीजें होती हैं उसे बोलते हैं ट्राइवियल। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, क्रूशियल। क्रूशियल तो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब अपोजिट हो जाएगा क्रूशियल, वाइटल, सिग्निफिकेंट। ये तीनों के तीनों एक ही वर्ड है, तीनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जरूरी। वाइटल का मतलब ही जीवन वाली, जो जीवन में जरूरी चीजों तो उसे वाइटल बोलेंगे। क्रूशियल भी जरूरी चीजों को बोला जाएगा। सिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम मामूली चीज तो ये तो हो नहीं सकते, तो अपोजिट हो गए, क्या जाएगा, ऑर्डिनरी, जो साधारण चीज है। मामूली और साधारण चीज जो होती है उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी। तो इसका वर्ड क्या जाएगा आपका, ऑर्डिनरी। ये सभी स्टूडेंट्स का लगभग सही था, क्लियर। कभी कभी बहुत क्लॉज मीनिंग आ जाता है, तो ध्यान देगा करो, वर्ड को थोड़ा समझोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ तुम्हें ईडियम दिया हुआ है एक, कीप योर विग ऑन, इसका मीनिंग पूछ रहा है। कीप योर विग ऑन, विग होता है जो सर के ऊपर हैट वैट रख लेते हैं, उसे विग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो बच्चे ने जो ना ए ऑप्शन लगा दिया इसमें, क्योंकि ध्यान रखो कभी भी जो वर्ड ईडियम में होता है वो उसका मीनिंग सभी सेम नहीं होता है। जैसे होल्ड ऑन योर विग, होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वॉन्ट फॉल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कीप योर विग ऑन होता है विग अपने सर पे पहन लेना, ठीक है ना। गेट अनदर हेयर कट, फिर से बाल कटवाओ, सेम सा मीनिंग नहीं जाएगा, ठीक है ना। टेक ऑफ योर विग, विग उतार देना, ये मीनिंग नहीं जाएगा, क्या जाएगा, कॉम डाउन। कीप योर विग ऑन का मतलब होता है अपने सर पे कुछ रखना, यानी कि ठंड रखना, यानी कि मन को शांत रखना। कीप योर विग ऑन, कीप विग ऑन का मतलब दिमाग को कंट्रोल में रखना, तो काम डाउन इसका मीनिंग जाएगा। कभी भी सेम सा मीनिंग नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखना, उसे तो काट देना तो सेम सा मीनिंग आता है। जैसे देखो, पेरेंट्स पे थ्रू द नोज, ये एक इडियम है, पे थ्रू द नोज, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो इडियम में बस इडियम पे ध्यान दो, बाकी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। पे थ्रू नोज का मतलब होता है जब तुम्हें मजबूरी में, तुम्हारा बजट हो या ना हो, फिर भी तुम्हें ज्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। पैसा तो देना है तो देना ही पड़ेगा, शादी है लड़की की तो 10 20 30 40 50 लाख रुपए खर्च करने हैं तो भाई करने ही पड़ेंगे, उसे बोलते हैं पे थ्रू नोज। तो बाई टेकिंग लोन, लोन लेने की बात नहीं है। एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ठीक है ना, ग्रजिंगली विलिंगली, हाँ तो यही आएगा, एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। एक्सट्रीमली हाई प्राइस का मतलब होता है ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे को बोलते हैं एक्सट्रीमली हाई प्राइस। यहाँ पे ज्यादा पैसों की सेंस आएगी। पे थ्रू नोज मतलब आपको मजबूरी में उस चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द होस्ट टीम बोर द पाम, ये बियर द पाम है, एक ईडियम होता है बियर द पाम। पाम होती है हथेली, ठीक है ना, और बियर द पाम होता है जब हम किसी जंग को जीत जाते हैं। बियर द पाम, किसी जंग को जीत जाना। तो प्लेड क्वाइट वेल, खेलने से मतलब नहीं है। विक्टोरियस, विजेता, हाँ ये बन सकता है। डिफीटेड नहीं होगा। और प्लेड ए वेरी बोरिंग, नहीं नहीं, विक्टोरियस, विजेता, इसका मतलब होता है विजेता होना। बियर द पाम, विजेता होना, ठीक। नेक्स्ट, इसमें एक प्रिपोजिशन भरना है, आई एम सॉरी द मिस्टेक, आसान है। मुझे गलती का दुख है, सॉरी का मतलब होता है दुख होना, किस चीज का, खेद होना। तो मुझे खेद है किसी गलती का के लिए क्या आएगा, ऑफ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। सॉरी के साथ चलता है फॉर, आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो सही फ्रेज क्या होती है, सॉरी फॉर, फिक्स्ड है, सॉरी फॉर। नेक्स्ट, देखिए, द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 26, 2 days अहेड ऑफ द डेट। उसने कहा कि जो यूनियन बजट था वो प्रेजेंट करने की संभावना है 26 फरवरी को, 2 दिन पहले। 26 फरवरी को 2 दिन पहले बजट को पेश करने की संभावना है। और कौन सी डेट से 2 दिन पहले, जो क्रिटिकल डेट थी, क्रिटिकल थोड़ी जटिल डेट, खतरनाक डेट कौन सी आ जाएगी, कन्वेंशनल, जो परंपरागत तरीके से बनाई जाती है, जिस पे मोहर लगती है उसको कन्वेंशनल बोलते हैं, जो परंपराओं के अकॉर्डिंग चलता है। सुटेबल और कॉन्वीनियंट, ये बढ़ जाएगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है एक ऐसी डेट जो ऑफिशियली अनाउंस की गई, उसे कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो जो डेट बनाई जाती है परंपराओं पर, उसी डेट पे होता है बजट पेश होता है। तो जो कन्वेंशनल डेट है लगभग 28 फरवरी को होता है बजट पेश, जो भी होता है। तो या फिर जो परंपरागत चला रहा है उससे 2 दिन पहले कन्वेंशनल डेट जाएगा, ठीक है। अगला ये नेक्स्ट, वी मस्ट हेल्प टू दी होमलेस। देखो ध्यान रखना, कभी भी जब तुम किसी आदमी को मदद करते हो, ये ध्यान रखना, मदद करने के लिए कभी भी गिव हेल्प नहीं आता है, मदद देना। मदद देने की एक सिंपल फ्रेज होती है, रेंडर हेल्प, बस खत्म है ये बात, यही याद कर लो। जहां भी हेल्प करनी हो किसी की भी, तो वर्ड क्या आएगा, रेंडर। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प, आगे जो सेंटेंस बना है बनाते रहो, बहुत क्विकली क्वेश्चन करो, ये याद कर लो इस पॉइंट को। मदद के लिए क्या आएगा, रेंडर हेल्प, खत्म बात, रेंडर हेल्प। नेक्स्ट, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा ओहदा, पद, जिसमें काम कुछ नहीं है। लिटिल वर्क का मतलब तो कोई काम नहीं है, ना के बराबर काम है, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर। तुम्हें लगता है कंपनी के डायरेक्टर को काम नहीं होता, अपना वाइज सैलरी रहता, नहीं, डायरेक्टर नहीं होता। ट्रस्टी भी कोई काम नहीं करते, बोले। ऑम्बड्समैन का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो एक पद पे होता है, ठीक है ना। ऑम्बड्समैन एक पद के सेंस में आता है, एक पोस्ट होती है ये, ठीक है।
ओम्बड्समैन एक पोस्ट होती है, गवर्नमेंट में पोस्ट होती है, ये भी नहीं जाएगा। और सिनेक्योर ये पोस्ट होती है, बिना मतलब बिना काम के सैलरी, ये आएगा सिनेक्योर। ठीक है, सिनेक्योर को बोलते हैं। क्लियर? चलो हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ाइए। देखिए, अच्छा ओम्बड्समैन को मतलब ध्यान रखना, आपने सुना होगा ना लेखपाल वेखपाल, एक पोस्ट होती है इस टाइप की, गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल पोस्ट है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। लेखपाल नहीं लोकपाल, लेखपाल नहीं लोकपाल होता है। ठीक है ना। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, कोई ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बनती है। डेंजरस, फैटल, ब्रूटल, हॉरिबल। फैटल, बाकी सब चीजें तो डरावनी खतरनाक हैं, लेकिन ये घातक है, ये इससे डेथ हो सकती है। एक होता है खतरनाक, एक होता है घातक। तो फैटल होता है घातक, जो बहुत ही खतरनाक होता है उसे फैटल कहेंगे। ठीक है। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, बड़ा सुंदर लिखता है। कलीग्राफर, बिल्कुल सही, यही जाएगा कलीग्राफर। कोरियोग्राफर तो डांसर होता है, डांस सिखाता है। ये ऐसा आदमी होता है डांस सिखाने वाला होता है, कोरियोग्राफर होता है। कार्टोग्राफर ये मैप्स बनाता है, नक्शे बनाता है, मैप्स बनाएगा। कॉलीग्राफर ये माइन, कॉलियर जो होता है माइनर होता है, माइन में काम करता है। तो ये बैठ जाएगा कलीग्राफर। अच्छी सुंदर राइटिंग, रूट भी ध्यान रखना। कली मीन्स गुड और कैको मीन्स बैड। जैसे कलीग्राफर अच्छी राइटिंग, कैकोग्राफर बुरी राइटिंग वाला। ठीक, तो कलीग्राफर। आगे आते हैं। एरर्स बतानी है। आपने कहा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो ईच एंड एवरी के साथ नाउन सिंगुलर, एंड टीचर ये भी सिंगुलर, और ईच एंड एवरी के साथ जो वर्ब बनेगी वो भी सिंगुलर। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड टीचर इन द स्कूल होप। अब देखो होप आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हें एस या ई एस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे होप नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, होप्स। एरर जाएगी बी पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट। इफ मार्टिन वॉज, देखो ध्यान रखो, इसने कहा यू वुड बी सॉरी, ये हैड नहीं है, ये वुड भी है, ध्यान रखना। ये वुड है, ये वाला जो डी लगा हुआ है। अब तुम कहोगे जी वुड कैसे, पहचान बता देता हूँ। अगर ये हैड होता, हैड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये डी को हैड भी बोल सकते हैं, लेकिन हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बी लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये वुड हो गया, वुड बी सॉरी। समझ गए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ? तो वो कह रहा है यू वुड बी सॉरी, तो वुड लिखा है तो पास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर इफ लिखा है कंडीशनल सेंटेंस में, तो कभी भी वाज नहीं आएगा, हमेशा वर आता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो इफ के बाद हमेशा वर आएगा। जैसे मान लो सेंटेंस है इफ आई वर ए डॉक्टर, काश कि मैं एक डॉक्टर हूं, वर, वाज नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। तो इफ मार्टिन वर हियर, काश के मार्टिन यहां हो, तो तुम्हें दुख होगा। नेक्स्ट आइए। अगर मार्टिन यहां हुआ तो तुम्हें दुख होगा। नेक्स्ट देखो, नो सूनर। अब नो सूनर से जब भी सेंटेंस शुरू करोगे तो इसका कोरिलेटिव देख लेना। सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ चलता है देन। तो देन है क्या, टी एच ई एन नहीं भाई, टी एच ए एन। ये सुना होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन चलता है। तो तुरंत क्वेश्चन समझ लो, नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा, देन। और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, हेल्पिंग ऑफ, इन्वर्जन में। तो इन्वर्जन तो बन गया यहाँ पे, पार्शियल इन्वर्जन जिसे बोलते हैं। तो नो सूनर के बाद तुम्हें क्या बनाना है, टी एच ए एन। तो एरर जाएगी बी पार्ट में। मीनिंग पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, सेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ग्रामर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। अगर तुम क्वेश्चन को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना समझ गए, तो क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ग्रामर आपने पढ़ रखे हैं उसे अप्लाई करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा अपने लाइफ में ग्रामर अप्लाई की है। क्वेश्चंस में मैंने जो ट्रैक्स बनाए हैं, पैराग्राफ पढ़ना है तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ कर दीजिए। पीक्यूआरएस पढ़ने हैं, ऑप्शंस को मैच कर लीजिए, पीक्यूआरएस हो जाते हैं, ऑप्शंस की हेल्प से हो जाते हैं। एरर करनी है, ग्रामर को पकड़ के चलो, एरर होती चली जाएगी। सेंटेंस नो सुनर से शुरू हुआ, तुम पढ़ रहे हो नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रनिंग, जितनी चीजें पढ़ दोगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नो सुनर के साथ हमेशा देन आएगा। क्लियर, खत्म बात। स्पेलिंग देखो क्या लिख रखी है, आना क्या था, एरर मिल गई, 1 सेकंड का काम होता है। ठीक है, आगे देखिए। वॉइस चेंज करना है, वॉइस में हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले वर्ब उठा लीजिए, हेल्पिंग ऑफ, विल अनाउंस, फ्यूचर है, टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। इसने फ्यूचर इंडेफिनिट का कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता। पास्ट कर दिया, नहीं हो सकता। फ्यूचर है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट कर दिया, नहीं हो सकता। आंसर ये जाएगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ।
लेकिन अगर तुम्हें टाइम फोड़ना है भाई, पूरा सेंटेंस ये पढ़ो, फिर इसको भी पढ़ो, फिर इसको भी पढ़ो, फिर इसको भी पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन को जितने बच्चे होते हैं ना, 200 में 200 कर रहे हैं, 45 में से 45 मार रहे हैं बैठ के, वो भाई उनको पूरा नहीं पढ़ना, ट्रिक डेवलप कर लीजिए। फ्यूचर है तो फ्यूचर ढूंढ लो, एक ही ऑप्शन निकल के आएगा। ज्यादा निकल रहे हैं तब पढ़ के देखना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर, ठीक है ना। ओपन द डोर एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब इंपैरेटिव सेंटेंस तो कैसे बनाओगे, लेट से बना रखा, लेट से बना रखा, द डोर पास्ट बन गया, नहीं बन सकता। फ्यूचर बन गया, नहीं बन सकता। इंपैरेटिव को तो इंपैरेटिव में बनाओगे ना। द डोर बी ओपनड, लेट द डोर शैल, और शैल नहीं आ सकता, ये भी गलत, यही जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। ये ऑर्डर का सेंटेंस है, इसे लेट से बनाएंगे, ऑर्डर का सेंटेंस लेट से बनेगा, ठीक है ना। चलो, लेट द डोर बी ओपनड। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट है, फिर उसमें एक ऑब्जेक्ट लिखा है इंपैरेटिव सेंटेंस में, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये ऑर्डर लग रहा है तो इस सेंटेंस को शुरू कर दीजिए लेट से, इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख दीजिए, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका पैसिव बन जाएगा, खत्म। आगे देखो, इसमें भी आपको क्या करना है भाई, नरेशन है, वॉइस है, वॉइस ही चेंज करना है। इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, हैज आ गया ना, हैज ए प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन टॉर्न प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। देखो आपके सेंटेंस में क्या लिखा है, अच्छा पूरा सेंटेंस यहाँ से है, डिस्ट्रॉयड, एक तो डिस्ट्रॉयड लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो डिस्ट्रॉय का टेंस और इसका टेंस नहीं बदल सकता। डिस्ट्रॉय पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, इसमें चेंज नहीं किया। इन द रूम बाय बर्गलर, इवन द कारपेट ही हैज टॉर्न, हैज टॉर्न को हैज टॉर्न रख दिया, इसको चेंज नहीं किया, हो सकता है ये हो जाए। इसमें लिख दिया बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब देखो आपके सेंटेंस में कहीं आईएनजी है, यहाँ पे कहाँ से आ गए, नहीं है ना, यहाँ पे डिस्ट्रॉय के साथ पहले इस वर्ब को उठाओ, डिस्ट्रॉय के साथ में इसको चेंज नहीं किया, नहीं करते, हम भी नहीं कर रहे हैं, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मुसीबत है, अभी चेक कर लेंगे दोनों फर्क क्या, तो बीइंग डिस्ट्रॉयड तो नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी है ही नहीं। इसमें देखना, इंक्लूडिंग द कारपेट जो भी लिखा है, इसमें डिस्ट्रॉय का खत्म ही कर दिया, किस्सा ही खत्म कर दिया, ये नहीं आएगा। सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड, हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय का पैसिव क्या बनेगा, वर डिस्ट्रॉयड, और ये लिखा ही है, मतलब हैज बीन टॉर्न, तो यहाँ लिखा हैज टॉर्न। तो अब देखो, इसमें भी परफेक्ट, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट रखा, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट रखा, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज किया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ये सब्जेक्ट एज इट इज यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पैसिव नहीं बना रहा हूँ इसका, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने पैसिव नहीं बनाया, तो मुझे बर्गलर को यहीं रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और जब मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊँ तो पैसिव तो बनना चाहिए ना इसका, तो भाई ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये जाएगा। पैसिव बना रखा है तो पैसिव बनेगा, सेवरल आइटम्स इन द रूम, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड, बन गया पैसिव, यही आंसर जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, नरेशन चेंज करना है, पहले इसमें वो पार्ट उठा लीजिए जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। सेड मिस्टर मैथ्यू टू हिज क्लर्क, तो क्या करा, मिस्टर मैथ्यू आस्क्ड हिज क्लर्क, मिस्टर मैथ्यू टोल्ड हिज क्लर्क, मिस्टर मैथ्यू रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क, मिस्टर मैथ्यू ऑर्डर्ड हिज क्लर्क। तो एक में आस्क किया, एक में टोल्ड किया, एक में रिक्वेस्ट किया, एक में ऑर्डर किया। अपने हिसाब से मत सोचो, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसने कहा कम होम अर्ली, क्या लिखा हुआ है, कम होम अर्ली, यहाँ पे लिखा है टू बी होम, वर्ब क्या लिखे, कम कर दी बी, कैसे कर देगा भाई, उसके बाप का राज थोड़ी है। कम होम एज अर्ली एज पॉसिबल, कोई कहानी जोड़ रहा है क्या, क्या लिखा कम होम अर्ली, ये कैसे, कहानी नहीं जोड़नी, जो है वो रहो। कम होम ए लिटिल अर्ली, कहाँ लिखा है ए लिटिल, गलत, कम होम अर्ली, खत्म बात, ये जाएगा। अब बच्चा सोचता है जी आस्क क्यों आया, रिक्वेस्टेड क्यों नहीं आया, भाई भैया तुम 9th-10th के बच्चे थोड़ी हो टक्कर मार रहे हो पॉइंट्स में। जिस दिन तुम्हें एग्जामिनर की नब्ज पकड़ने आएगी, क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा, तुम दिमाग लगाते रहोगे, भाई जो लिखा है वही तो चेंज करोगे ना। कम हो मरली है तो टू बी, इसमें एज सून एज पॉसिबल, इसमें लिटिल अर्ली, कुछ भी खामा खा, जो है वो है, बात खत्म होगी, ऑर्डर है, मैं क्या करूँ, यही ऑप्शन जाएगा और कोई जाएगा ही नहीं, खत्म बात भाई। नेक्स्ट, इसे देखो, इसमें कर रखा है फिला ऑर्डर्ड हर ब्रदर, पहले इसी को देख लो क्या लिखा, फिला सेड टू हर ब्रदर, फिला सेड टू हर ब्रदर, फिला सेड टू हर ब्रदर, फिला सेड टू हर ब्रदर। अब ऑर्डर का सेट टू उसने कर दिया, और आगे लिखा है टू डन टर्न डाउन द टेलीविजन, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, शुरुआत कर दी टर्न डाउन से। भाई इंपेरेटिव बनाने की, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये थोड़ी बना दोगे, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब तीनों सेंटेंस में सेम आ गया,
और तीनों को एक साथ पढ़ के देखो। टर्न डाउन द टेलीविजन, यहाँ पे लिखा है टर्न डाउन द टेलीविजन, एक वर्ड अलग आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है टर्न डाउन द टेलीविजन। यहाँ पे आएगा टू लेट मी, इसमें लिखा है दैट लेट मी। दैट कहाँ से आ गया भाई, इसमें दैट है कहीं नहीं है, क्या है एंड है, तो दैट नहीं जा सकता, ठीक है ना। टू लेट है और इसमें लिखा है एंड, भाई ये भी नहीं जा सकता, जैसा है वैसा ही रखो, डी ऑप्शन। नरेशन में रूल्स काम नहीं करते हैं, बस फॉर्मेट पकड़ लो, क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तुम फॉर्मेट नहीं पकड़ रोगे, एक्यूरेसी नहीं आएगी। मैं 100% कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में एक्यूरेसी से आंसर चाहिए तो एक्यूरेट आंसर के लिए फॉर्मेट पकड़ लो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो आपकी नॉलेज सब बिखर जाएगी, समझ गए। आंसर है इसका डी। आगे आते हैं, इसको देखो, ही सेड, तो ही सेड ही सेड ही सेड ही सेड सेम है, दैट सेम है। आगे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो प्रोवर्ब है। अब इसको मैं हैज बीन तो कर नहीं सकता, हैड बीन भी नहीं कर सकता, वाज नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होता है। बहुत टाइम खोने का जरूरत नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूं। मेरा पर्पज क्या है, देखो बच्चों, कि क्वेश्चन में एक्यूरेसी से आंसर मिलना चाहिए, आप 100% श्योर होकर जाएं यही है, वो पॉइंट होना चाहिए, बाकी तो सब खिलवाड़ है। मैं इसको समझाऊं बैठ बैठ के, पूरे जोर लगा लगा के समझाऊं, कोई मतलब नहीं बैठता, कोई लॉजिक नहीं बैठता। बहुत फ्री माइंड पढ़ाता हूँ, बहुत फ्री माइंड पढ़ो। फिक्स्ड पॉइंट है, क्वेश्चन की नब्ज पकड़ लो, एग्जामिनर की नब्ज पकड़ लो, क्या कहना चाहता है, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। देखो आगे, रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर में सबसे पहले ऑप्शंस के फॉर्मेट को समझो, ए से ए से ए से या डी से। तो ए से है द बैलून टुक ऑफ स्लोली, बैलून धीरे धीरे ऊपर चला। डी में क्या, विद इन मिनट्स दे वर हाई अबव द फील्ड्स, थोड़ी देर में वो इधर उधर ऊपर पहुंच गए। तो इन दोनों में कौन सा शुरू होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए ए से, तो डी से तो भूल जाओ। तो बैलून जो है धीरे धीरे ऊपर गया। अब इसके बाद डी भी आ रहा है, इसके बाद सी भी आ रहा है, तो बी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है अभी, मुझे क्या पढ़ना है, ए के बाद सी या ए के बाद डी। अगर यहां से आंसर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। बैलून जो था धीरे धीरे ऊपर गया, कुछ ही समय बाद वे लोग आसमान में खेतों से ऊपर उठ गए, ठीक है। और सी में क्या, बट सून देवर आउट ऑफ साइट, दिखने बंद हो गए। तो भाई एक तो है वो खेतों में ऊपर उठ गए, थोड़े थोड़े से अबाउ द फील्ड्स, खेतों से ऊपर चले गए। एक है दिखने ही बंद हो गए, तो एकदम दिखने बंद करोगे या एकदम थोड़े थोड़े ऊपर उठाओगे, नेचुरल सी बात है, थोड़े थोड़े ऊपर उठेंगे, डी से जाएगा। तो ए के बाद डी, इसमें भी ए के बाद डी, इसमें भी ये भी गया, ठीक है। ये हो गया ध्यान से। अब वो कह रहा है कि जल्दी ही वो दिखने बंद हो गए। स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम, स्पेक्टेटर्स उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे। तो भाई जब दिख ही नहीं रहे हाथ हिलाएंगे, या थोड़े से ऊपर जा रहे हैं तब उनकी तरफ हाई हेलो करते रहेंगे, जब दिख रहे हैं तभी तो हाई हेलो होगा। तो आदमी दिख नहीं रहा, तुम हाई हेलो करे जा रहे हो मूर्खों की तरह। तो डी के बाद कौन बढ़ेगा, बी, ऑप्शन जाएगा ए, खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें भी देखो बी डी ए डी, तो ए से भी स्टार्ट हो रहा है, बी से भी हो रहा है, डी से भी हो रहा है। ए में क्या, बिहाइंड देम, उनके पीछे, तो हमें थोड़ी पता किन के पीछे, तो भाई ए से तो ना जाओ, पहले तो बताऊं पर किन के पीछे। बी से शुरू हो ही नहीं रहा। सी में क्या, एट द एंड, और आखिर में, भाई एकदम ही आखिर में कर दोगे क्या, सी से तो ऑप्शन ही नहीं है, बी से है, सॉरी। द एम्परर इज एस्कॉर्टेड, एम्परर के सामने, एम्परर कौन एम्परर, भाई एम्परर से पहले द लिखा हुआ है, द का मतलब है कि हमने एम्परर की पहले कहीं बात कर रखी है, तभी मैंने द एम्परर बोला है, ठीक है ना। तो एम्परर कौन है बताना पड़ेगा, एम्परर कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक वॉली ऑफ गन्स, बंदूकों की तोपों की जो बौछार थी वो अनाउंस की एम्परर बहादुर शाह के लिए, एम्परर है ये। तो डी से ऑप्शन जाएगा, डी से ऑप्शन है ये या फिर ये, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब डी से दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक जा रहा है डी के बाद बी, एक जा रहा है डी के बाद सी। तो उसने कहा कि जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह की जो एंट्री थी मॉस्क की मस्जिद के अंदर वो आई, तो उससे पहले सबसे पहले बंदूकों ने अपने मुंह खोल दिए सम्मान में उसके। अब इसके बाद एट द एंड, आखिर में, या फिर द एम्परर इज एस्कॉर्टेड, एम्परर के साथ साथ चल रहे थे दो सजे धजे हाथी जिनके ऊपर प्रोसेसन हो रहा था, राजमुकुट सिंहासन चल रहा था उनका। तो भाई सब डी के बाद तो बी जाएगा ना, जब मार्च पास होता चल रहा है, तो डी के बाद भी ऑप्शन जाएगा सी, ये भी गलत। क्विकली किया करो, दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लिया करो मैं किस तरह से करा रहा हूँ। मैं कभी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता हूँ, जिस दिन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जितना तुम ज़्यादा पढ़ोगे उतना तुम ज़्यादा कंफ्यूज होगे। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम को बीट करना एक आर्ट है, उस आर्ट पे फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा, जितना ज्ञानी बनोगे उतना मारे जाओगे। ज्ञानी लोगों की कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ट्रिक होती है एग्जाम को बीट करना। एक देखो, डी सी ए सी, या तो ए से या सी से या डी से। ए में है, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, दैट बाइसिकल वो वाली बाइसिकल,
उस बाइसिकल को खरीदने के लिए, कौन सी बाइसिकल भाई बताओ तो सही पहले, तो ए से तो नहीं जाएगा, पहले बाइसिकल का जिक्र होगा। डी में क्या है, बट द ओनली लिटरेट पर्सन, लेकिन एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी एक 19 साल की औरत थी जो इल टेम्पर्ड थी एंड डज नॉट विश टू लर्न एनीथिंग, वो कुछ नहीं सीखना चाहती थी। लेकिन से हम शुरू कर रहे हैं, फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, हो भी सकता है। सी में क्या है, द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय। हाँ देखो, एक जो फिल्म है डच, वो एक जवान ईरान के गांव के लड़के के बारे में है, तो ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन यहाँ से जा सकता है। और फिर क्या लिखा बी में, अगर मैं सी से रहता हूँ, सी के बाद क्या है बी, उसे जरूरत है एक बाइसिकल, देखो ये बाइसिकल पहले आएगी, उसे एक बाइसिकल की जरूरत है, तो किसी भी ऑप्शन में दैट बाइसिकल और ए बाइसिकल में मैं कभी भी ए ऑप्शन को बी से पहले नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि पहले मुझे बाइसिकल बोलनी है फिर ये, तो हमेशा क्या आएगा बी के बाद ए आएगा। तो इस ऑप्शन में ए भी है, नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में ए बी है, नहीं हो सकता, इसमें भी ए बी है, नहीं हो सकता, भाई ये ऑप्शन जाएगा। किसी भी ऑप्शन में बी ऑप्शन से पहले मैं ए को रख ही नहीं सकता, इसमें भी पहले आ गया, इसमें भी पहले आ गया, इसमें पहले आ गया, भाई यही ऑप्शन जाएगा, कीवर्ड उठा लो, बात खत्म हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, समझ गए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रिवाइंड कीजिए सिलेबस को, इस वीडियो को रिवाइंड करो, देखो समझ को ध्यान से। वो कह रहा है हाउ, कैसे, कैसे इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, नहीं कैसे, आखिर एक लड़का, द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, वो गड्ढे में गिरा कैसे, ये मेरी समझ से परे है, तो हाउ द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यही जाएगा। पढ़ लो चाहे मत पढ़ो, यही ऑप्शन जाएगा भाई, लिखित में दे दो, खत्म, ठीक है ना। अब बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग इज हाउ द लिटिल बॉय, सेंस तो लगाओ ना इसमें, इसको सेंस से किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, फूजीज इन्वेंशन, फूजी का जो इन्वेंशन था सुपर कंप्यूटर बनाना, विल बी इनेबल टू जापान, नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखो, विल बी इनेबल टू जापान नहीं, देखो क्यों नहीं हो सकता, विल के साथ बी आ गया मॉडल, और बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती है, तो इनेबल फर्स्ट फॉर्म है, तो नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। तो इसमें चेक कर लो, विल मेक जापान, विन इनेबल जापान, कैन मेक जापान, तो जापान को बनाएगी, जापान को लायक बना देगी, इनेबल, विल इनेबल जापान, सुपर सीड अमेरिका, सुपर सीड का मतलब होता है नीचे गिराना, सुपर सीड अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका को नीचे गिरा देगी, जापान की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के मामले में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, इम्प्रॉप्ट्यू, नहीं क्या पूछ रहा है, वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, एक इसमें करेक्ट है बाकी इनकरेक्ट है, IMPROPTU, इसमें ई नहीं आता है, तो ये वाली भी गलत हो गई आपकी। इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS, ये हो सकता है। इल्यूजरी, ILLUSARY, इल्यूजरी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। IMPETUS, इम्पैचुअस, इम्पैचुअस, ये तो स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत आ गई, ठीक है ना। चलो, ये पूछ कर करेक्ट पूछ रहा, हाँ इलस्ट्रियस, यही स्पेलिंग ठीक है, बाकी सब गलत है। इलस्ट्रियस होता है किसी चीज़ पे काल्पनिक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है ना, और इम्प्रॉप्टिव का मतलब होता है हाथों हाथ, बिना तैयारी के, विदाउट डिले। नेक्स्ट, मिजरेबल, MEASURABLE, मिजरेबल, मेजरेबल जो होता है, ठीक है ना, इसमें ई नहीं आएगा, इस स्पेलिंग को भी कुछ बच्चे करिए, इसमें ई नहीं आएगा। मैनेजेबल, MANAGEABLE, ये ठीक हो सकता है। मैरिजेबल, MARRIA, नहीं GEA, मैरिजेबल, ये भी स्पेलिंग गलत है। और MANOEU, इसमें यू भी आएगा वी से पहले, ये स्पेलिंग भी गलत है, करेक्ट होगी ये वाली, ठीक है दोस्तों। तो कल इसको कर लीजिए, कवर कर लीजिए इसके पॉइंट्स को, और जो भी डाउट्स लगे उसे पूछते रहो। क्वेश्चन को मैंने बता रहा हूँ, देखो मेरा पर्पस ये है कि मैं ये बताऊं कि क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, ना कि मैं ये दिखाऊं बैठ के कि पढ़ना कैसे है। अटेम्प्ट करने की हैबिलिटी सीख लीजिए, आपके क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे, एक्यूरेसी के साथ हिट होंगे। मेहनत करते रहो, जिस भी सेगमेंट में गलती लगे उसे पूछते रहो, थोड़ा ध्यान रखो। और नेक्स्ट रेस के मैं डिस्कशन के लिए आऊँगा, वो सीरीज़ रहेगी आपकी 401। तब तक के लिए भाई नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।